नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ समीक्षा अधिकारी 2023 बैच से चयनित मनीष मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जिनका चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए हुआ है और ये हमारे जो है मुख्य परीक्षा बैच के अभ्यर्थी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ग्रुप में जितने भी टेस्ट होते थे उनमें जो 3 फुल टेस्ट हुए उनमें ये टॉप 4 टॉप 5 में ही हमेशा रहते थे और पहले टेस्ट में जो है तो ये टॉपर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने बहुत ही निरंतरता के साथ, बहुत ही स्थिरता और बहुत ही मेहनत से तैयारी की और पहले प्रयास में समीक्षा अधिकारी का जो है पद प्राप्त किया। तो मनीष, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो तुमको जो है। धन्यवाद सर, आपका पूरे डिकोड परिवार का। अब हम लोग मनीष से जो है इनकी पूरी स्ट्रेटजी समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि परिवार में कौन कौन लोग हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए अपनी। परिवार में सर अभी फिलहाल माता पिता हैं, अच्छा, 2 दीदी हैं और एक बड़े भैया हैं। अच्छा, पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, बड़े भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं और बड़ी जो हमारी बहन है उन्होंने भी बीएड किया हुआ है और वो भी शिक्षण की तैयारी कर रही हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब ये रिजल्ट आया है ना, काफी रात में आया था, तो क्या कर रहे थे आप उस समय जो है? उसमें तो सर वेट ही कर रहा था मैं, चूंकि 7 बजे से ही सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैं भी लगा हुआ था, लेकिन काफी विलम्ब हो गया तो मैं सोचा कि 5-10 मिनट और देखूंगा फिर सोने चला जाऊंगा। लेकिन फिर हमारे ग्रुप की आकांक्षा मैम है तो उन्होंने पहले से मेरा रोल नंबर लिया हुआ था। तो जब 11:30 के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और तुरंत देख के मुझे सूचित किया कि मेरा चयन हो गया, 59वीं रैंक है। तो फिर मैंने उनको भी धन्यवाद बोला, शुभकामनाएं उनको भी दी। हाँ, उनका भी चयन हुआ, आकांक्षा का जो पे हो गया था। तो फिर मैंने अपने माता पिता को बताया, वो लोग सो गए थे उस टाइम, लेकिन फिर मैंने उनको जगा के फिर उसी टाइम बताया। जी, तो उनके साथ कैसी खुशी रही, देगा कैसा, मतलब? बिल्कुल अद्भुत खुशी थी। वैसा क्षण कभी मेरे जीवन में अभी तक तो फिलहाल नहीं आया था। उस दिन मैं पहली बार अपने पिताजी के गले लगा था। कहा भी जाता है कि लड़के जल्दी अपने पिता के गले नहीं लग पाते। बिल्कुल सही बात तो है। मैं भी अपने जीवन में उस दिन पहली बार गले लगा और रोने भी लगा। दोनों लोगों के साथ गले लग के रोने लगा और वो खुशी के आंसू थे सर। इतने सालों से जो मेहनत की वो लोग इंतजार भी कर रहे थे काफी टाइम से और उनको उम्मीद भी थी मुझसे, तो दोनों चीजें एक ही साथ फलित हो गई, तो सब लोग खुश थे। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आते हैं? कुशीनगर जनपद में कहाँ से रहने वाले हैं आप? बेसिकली सर प्रॉपर कुशीनगर जनपद ही है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कसिया टाउन पड़ता है। अच्छा, जो कुशीनगर का सबसे फेमस टाउन है। तो मेरा निवास वहीं से रहा है। पूरी पृष्ठभूमि आपकी ग्रामीण ही है ना? गांव मेरा सर थोड़ा सा वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। अच्छा, गांव भी है? गांव कहाँ पड़ता है? गांव सर वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है, भठई राजा करके। अच्छा। पोस्ट उसका रेलवे बाजार है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही। तो गांव में हम लोग बचपन में हमारी नर्सरी तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है। अच्छा। उसके बाद 2nd क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कसिया में ही। अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में हुई है। अच्छा जी। सरस्वती शिशु मंदिर की बात से याद आया, अभी तक कई सारे ऐसे इंटरव्यू हुए, खासकर 2023 वाले बैच में। उनमें से सभी लोग जो है सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के पढ़े हुए छात्र थे जो है। तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने का क्या फ़ायदा देखते हैं आप जो है? मैं भी विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ लखनऊ में, तो मुझे तो चीज़ें पता है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की और जिसका प्रभाव भी मेरे जीवन पे आज तक पड़ा है और आजीवन भी रहेगा, वो है अनुशासन, संस्कार और समर्पण के साथ शिक्षा ग्रहण करना। तो ये तीनों चीज़ों का जो समन्वय है वो सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों में ही मेरे हिसाब से मिल पाता है। तीनों चीज़ें एक जगह मिल पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें मुझे बचपन से मिली हैं, विरासत में भी बोल सकते हैं, और वो चीज़ें मेरे साथ आज तक चल रही हैं। आज के कॉन्वेंट कल्चर में बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं के बारे में। तो मिशनरी स्कूल हैं, कॉन्वेंट कल्चर जो है वो कहीं थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते हैं जो है कि वहाँ पर तो भैया जी बोला जाता है, बहन जी बोला जाता है, टीचर को आचार्य बोला जाता है। लेकिन अगर वास्तव में भारतीय संस्कृति की झलक आपको देखनी है और उसको जीना है, उसको जीवंत करना है, तो आप कभी किसी जो है विद्या भारती के स्कूल, विद्या भारती संस्था है उसके द्वारा जो है शिशु मंदिर और विद्या मंदिर संचालित होते हैं। मैं भले ही आज इतने साल हो गए वहाँ से पढ़े हुए, लेकिन पुरातन छात्र सम्मेलन वहाँ पर होते हैं, मैं उसमें जाता हूँ और एक बार फिर से वो समय सोचता हूँ कि जो है कभी इन्हीं क्लासों में मैं बैठा था, इन्हीं गुरुजनों से पढ़ा था, और वास्तव में मैं बहुत गर्व करता हूँ। भले कितना भी आज समाज जो है कॉन्वेंटेड एजुकेटेड हो गया है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जैसी
शिक्षा और खासकर जो है आपका जीवन बदलने वाला जो है संस्कार, वो जो है कहीं और शायद ही मिलता हो। बचपन में सर जो नींव पड़ जाती है वही आगे तक साथ रहती है। अब वहाँ विद्या मंदिर या सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों में ऐसा है कि सबके साथ मध्याह्न में भोजन करना, प्रेयर करना, भोजन मंत्र के बिना भोजन नहीं किया जाता है, और सबको सम्मान, सुबह सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, गायत्री मंत्र होता है। बाकी स्कूलों में सर 10 मिनट में प्रेयर खत्म हो जाती है, लेकिन इन स्कूलों में 30 से 40 मिनट प्रेयर होती है। और उसके बाद आपको ध्यान भी करवाया जाता है 5 मिनट का, जब पूरी प्रेयर सुबह की खत्म होती है। और खड़े खड़े प्रेयर नहीं होती हमारे यहाँ, है ना, शिशु मंदिरों में जो है आप जूता मोजा उतार के जो वहाँ का जो भी हॉल होगा, जो भी जगह होगी, वहाँ जाके बैठेंगे बाकायदा जो है। तो एक अलग ही वहाँ का ऑरा है, अलग ही वहाँ की बात है। इसके आगे की शिक्षा दीक्षा क्या की आपने, जो है क्या पढ़ाई की? इंटरमीडिएट के बाद सर मैंने ग्रेजुएशन गोरखपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा आपने सब्जेक्ट? बीएससी था मेरा। अच्छा, बीएससी मतलब साइंस साइड, टीसीएम सब्जेक्ट्स रहा है। अच्छा, और वो कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने उसके बाद लखनऊ के एसआरएमयू से बीएड भी कंप्लीट किया। अच्छा, ये पीसीएम करने के बाद ज्यादातर लोग सीपीएमटी और वो नीट की तरफ भागने लगते हैं, उधर नहीं विचार आया था? नहीं सर, मेरा रुझान उधर नहीं था। अच्छा, पीसीएम था आपका, मैथ था जी। हाँ, तो बीटेक वगैरह के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा शुरू से बचपन से ये था कि मुझे लोक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करनी है। और तो किसने आपको जो है ये मोटिव दिया था कि आपको? मोटिव सबसे पहले मेरे बाबा जी थे। जब मैं छोटा था तो हमारे जनपद में सम्मान ज्ञान की प्रतियोगिताएं होती थी, तो उनमें मैंने स्कॉलरशिप भी जीता, एक बार टीवी भी जीता। तो उन सब चीज़ों को देखकर हमारे बाबा जी, आस पड़ोसी और रिश्तेदार, स्कूल के विद्या मंदिर के जो भी टीचर्स थे, हमारे दोस्त थे, सभी ने एक ही सलाह दी कि आपको लोक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी आगे करनी है तो आप उसी में जरूर जाना, एक बार उसको जरूर ट्राई करना, बाकी किसी फील्ड में जाना या मत जाना, उसमें जरूर जाना। अच्छा, तो मैंने बीएससी भले किया लेकिन, और बीएड भी किया, लेकिन मैंने लोक सेवा के अतिरिक्त आज तक किसी भी परीक्षा की न तैयारी की है न कोई भी एग्जाम दिया है। तो सामान्य ज्ञान में आपको बहुत रुचि रही शुरू से जो है ना? संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी आप देते रहे होंगे? बिल्कुल दिया। 6 के बाद ही होता है, 5th में भी होता था, लेकिन रेगुलर ट्रिप पे मैंने 6th के बाद ही दिया। अच्छा। और उसमें जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है कि मैंने 3-4 बार उसमें 100 में 100 भी स्कोर किया था। हम भी 97-98 ला चुके हैं उसमें। और OMR फिल करना भी मैंने पहली बार वहीं से ट्राई किया था। क्योंकि एग्जाम उसी, वास्तव में 6 के बाद कोई OMR तो कोई जानता नहीं। पहली बार जो है 6 में अगर OMR का इंट्रोडक्शन होता है तो संस्कृति ज्ञान परीक्षा से ही होता है, और शिशु मंदिर विद्या मंदिर में तो होता ही है। अब तो उसमें शायद सभी स्कूलों के लोग देख सकते हैं, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर वो होता है। अच्छा, आपके बाबा जी के बारे में बताइए कुछ, जो है जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबा जी सर जब वो रिटायर हुए तो कृषि मंडी में सचिव थे गोरखपुर में। अच्छा। तो उनका अधिकारियों के साथ उठना बैठना, मीटिंग करना, उनको पता था कि अधिकारियों का क्या डेली दिनचर्या या उनका क्या रिस्पेक्ट होता है। तो वही चीज़ देख के वो मुझे भी हमेशा प्रेरित करते थे, और मैं मेहनत भी उस हिसाब से करता था। आपके ऊपर उनका बहुत गहन प्रभाव है। हाँ सर, बिल्कुल। पहले वो व्यक्ति वही थे जिन्होंने मुझे सलाह दी थी कि तुमको अधिकारी बनना है। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे माइंड में पड़ गई, और मेरा इंटरेस्ट भी था जीएस वगैरह में, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर मैंने उसके बाद से ग्रेजुएशन और बीएड के बाद मैं इसी फील्ड में फिर लग गया था सर। अच्छा, तो मतलब विधिवत तैयारी आपकी जो है 2022 में जब आपने बीएड किया उसके बाद शुरू किया? हाँ सर, 22 में मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, कुछ भी किसी का गाइडेंस नहीं लिया, सेल्फ स्टडी की, एनसीईआरटी कंप्लीट किए, पीवाई की उससे एनालिसिस किया कि पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड क्या चलता है, और जो भी उनके शॉर्ट नोट्स हो सकते थे वो प्रिपेयर किया और उनको रिवाइज किया। एनसीईआरटी की बात आपने की, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना कुछ लोग जो है, जैसे कुछ लोग को बचकाना भी लगता है ना, उसमें कहानियां आ रही हैं, कुछ और आ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या आपका तरीका था जो है? तरीका मेरा बिल्कुल सिंपल सा था। पहली रीडिंग में करता था तो बिल्कुल उसको लाइन टू लाइन कहानियों जैसे पढ़ जाता था। जो भी इसमें दिया है मुझे ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या, वो नहीं सोचता था। दूसरी रीडिंग में जब करता था तब मैं हाईलाइट कर लेता था कि हाँ ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मुझे मालूम होना चाहिए। थर्ड रीडिंग जब मैं करता था तो जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको अलग से नोट्स में कन्वर्ट कर लेता था, ताकि रिवीजन करने में मुझे आसानी रहे। देखिए मनीष जी जो बता रहे हैं ये तरीका बहुत बेहतर है ना, कि तीसरी रीडिंग के बाद आप जो है नोट्स बनाना शुरू करिए। जब आपको ये लगे कि हाँ ये वाला फैक्ट जो है या ये वाला तथ्य मैं हो सकता भूल जाऊं और मुझे इसको रिवीजन के लिए आगे भी कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप नोट्स फॉर्म में लिख लीजिए।
तो नोट्स तो शॉर्ट नोट ही बनाते होंगे कि विस्तृत नोट बनाते थे? विस्तृत भी सर, जहाँ ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से, जैसे इन्वायरमेंट में और हिस्ट्री वगैरह में, सोशल या ट्रेडिशनल जहाँ भी कस्टम्स या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक थे तो वहाँ पूरा डिटेल में बनाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जहाँ कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, मुझे जो रिकॉल करने की ज़रूरत है या भूलने वाली चीज़ें हैं, बस मैं उसी को नोट्स करता था। तो ये स्ट्रेटेजी थी सर। अच्छा, सामान्य अध्ययन में जी 7-8 सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े जो है ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा सब्जेक्ट लगा आज तक जीवन में? कठिन सर मुझे हिस्ट्री लगा, क्योंकि अच्छा। मेरा शुरू से मानना है कि उसका कोई सिर पैर है नहीं। पेपर में जो प्रश्न भी आते हैं, कितना भी आदमी प्रैक्टिस कर ले, कोई भी बुक पढ़ ले, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे क्वेश्चन आपको एक सोर्स से मिल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और आप कितने सोर्स पढ़ेंगे? तो हिस्ट्री मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रहा। और साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो वास्तव में ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इसीलिए मैंने बस मॉडर्न पे थोड़ा सा फोकस किया, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और तो बाकी मैंने बस इतना याद रखा था कि अगर ये चीज़ें पॉइंट में आती हैं PYQs तो कम। प्रीलिम्स की तैयारी में आपने पहले ये तय कर लिया होगा कि हमको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए PYQ आपने सहारा बनाया है ना? PYQ निश्चित रूप से घटना चक्र से ही पढ़ी होगी, है ना? तो घटना चक्र कितनी बार पढ़ डाली होगी? घटना चक्र मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जब 2023 में इस RO का फॉर्म आया था, तो उस टाइम मैं उसके रिवीजन के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे गया, तो सबसे पहला सजेशन आपके इस संस्थान का आया, जो शिवम सर का था, जो उन्होंने डाला था ज्योग्राफी का वीडियो। तो मैं उसको देखने लगा, तो उनके पढ़ाने का जो तरीका था, उनके जो मिनोमिक्स थे, जो ट्रिक वो बताते थे कैसे चीज़ों को याद रखना है, तो काफ़ी पसंद आया। फिर उनको देखते देखते फिर मैंने ऐश्वर्या मैम का भी लेक्चर देखा, जो उन्होंने PYQ पुरावलोकन का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का कराया हुआ था। तो वहीं से मैं आपके संस्थान से पहली बार जुड़ा। अच्छा। तो मैंने बुक से भी रिवीजन किया, फिर उनके लेक्चर्स भी देखे, रिवीजन करना होता था तो डबल स्पीड पे मैं लगा के रिवीजन भी कर लेता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने सारी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन PYQ से करी और आपके लेक्चर्स को फॉलो किया। जी। हिंदी की तैयारी कैसी रही जो है प्रीलिम्स के लिए? हमारी वो येलो वाली किताब पढ़ी है आपने? वही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। अच्छा। कोचिंग मैंने उस टाइम प्रीलिम्स के लिए मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, तो लेकिन बुक्स का आपका फीडबैक काफी अच्छा था, यूट्यूब वगैरह पर लोगों ने रिकमेंड किया था, तो मैंने बस वो बुक ऑर्डर कर ली थी और उसके अतिरिक्त कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया। हाँ, तो उसमें हम लिखते भी हैं कि 55+ की गारंटी। मेरे 55 भी आया है, प्रीलिम्स में 55 ही आए थे। हर एग्जाम में जितना भी 2016 से आज तक हुए हैं जी, RO का चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक क्वेश्चन कभी बाहर चला गया हो तो चला गया हो, लेकिन 59 तो जो है 60 में हमेशा आया है उसमें से जो है। काफ़ी बच्चे मेरे अगल बगल बैठे थे, थोड़ा रिलेटिव में भी और बाकी जो साथ में पढ़ने वाले थे, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 59 स्कोर किया, कई लोगों ने 60 स्कोर किया था। हाँ, करते हैं लोग। तो फीडबैक था, इसीलिए मैंने बस आपके ही सोर्स को फॉलो किया था। एक्चुअल वो किताब जो है 10-12 मानक किताबें जो है जो बताई जाती हैं उनका एक निचोड़ है, ठीक है, वो कंपाइलेशन है। तो अलग अलग आपको PN पांडे, हरदेव बारी, वासुदेव नंदन, ये सब किताबें अलग अलग नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सब उसी में एक साथ आपको जो है सारा कंटेंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी में जैसे आपका क्या रूटीन, मतलब जैसे रूटीन तो आपका एक ही, जैसे आप जॉब करते नहीं है? नहीं सर। तो क्या रूटीन रहा पढ़ाई का, मतलब जैसे दिन भर में कितना पढ़ते होंगे, कब शुरुआत करते थे, कब ख़त्म करते थे, टारगेट बेस्ड करते थे कि रैंडम पढ़ाई करते थे? नहीं सर, शुरुआत मेरा थोड़ा सा, मैं रात में पढ़ने वाला हूँ और सुबह देर से उठने वाला हूँ, तो मैं जब भी उठता तो रात में 2-3-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं? हाँ सर, 2-3 बजे तो कॉमन है। अच्छा। तो रात में वो पढ़ लेता, सुबह उठने के बाद नहाने धोने नित्य कर्म करने के बाद मैं जुट जाता था अपने डेली टारगेट बनाने में कि मुझे आज ये सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक या ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और अच्छा। मैं उनको सोने से पहले किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेता था। उनके कॉन्सेप्ट पढ़ना, उनसे रिलेटेड MCQs को प्रिपेयर करना, उनकी प्रैक्टिस करना, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करने के लिए ChatGPT और AI का सहारा लेना। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ा, तो मैंने ChatGPT को कमांड दे दिया कि इस पे जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं फंसाने वाले, आप उनकी एक लिस्ट बना दो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाले। तो मैं उनके हर टॉपिक पे ऐसे ही किया और वो 10-12 क्वेश्चन की लिस्ट दे देता था जिसमें मेरा पूरा रिवाइज हो जाता था। तो मैं इसी को फॉलो करता था। और फिर मेंस के दौरान मैंने रोज एक लेटर लिखा है, निबंध के जो भी कोट्स हैं, उद्धरण हैं, उनसे रिलेटेड कविताएं हो गई,
रिपोर्ट्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, इनको भी मैं समराइज करता था और निबंध की भी प्रैक्टिस करता कि 2-3 दिन में एक निबंध तो जरूर लिख लूँ। कुल मिला के आपने जो है चैट जीपीटी जैसे एआई के साधनों का अच्छा उपयोग जी किया। सर, बिल्कुल। आजकल कुछ लोग जो है चैट जीपीटी से अपना भविष्य पूछते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि चैट जीपीटी आपका भविष्य बना भी सकता है ना। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जेमिनाई तो और ज़्यादा पावरफुल टूल है, वो एक्यूरेट हो ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा एक्यूरेसी है उसकी जो है। जो लोग पढ़ने वाले हैं अगर वो सीरियसली जेमिनाई या चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं जी, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मददगार है वो। निबंध में भी सर जितने भी आपने टॉपिक्स बताए थे कि ये संभावित टॉपिक्स हैं, तो मैंने जेमिनाई पे जाके उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट थे, रिपोर्ट्स थी, हाँ, तो इन सबको मैंने समराइज किया था पीडीएफ फॉर्म में और उसको निबंध के एग्जाम से पहले रिवीजन भी किया था कि अगर इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो उसको मैं वहाँ लिख पाऊँ। तो अब उसके बाद जैसे प्री हुआ, प्री में तो 2023 का प्री तो जो है बीरबल की खिचड़ी थी, जी सर। है ना। 2 बार हुआ, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कितने सारे विवाद हुए, है ना। पूरा 3 साल लग गया इस वैकेंसी को क्लियर होने में। तो धैर्य कैसे बना के रखा जो है, इधर उधर भटके नहीं कि लाओ छोटे एग्जाम भी देने लगे, ये भी करने लगे। प्री जब सब रद्द हुआ था पेपर पहला वाला, तो उसके बाद थोड़ा सा तो हट गया था, मैं पीसीएस पे फोकस हो गया था, आंसर राइटिंग पे, क्योंकि कुछ डेट का तय था नहीं कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आंसर राइटिंग जो मेरा वीक पॉइंट है उसको थोड़ा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग में और ऐसे में भी आरओ में भी काम आने वाला है। तो मैंने 6-8 महीने उस पर काम किया, फिर जैसे मालूम चला कि हाँ ये डेट हो सकती है, और उस बीच में मैं जीएस को हमेशा रिवाइज करता रहता था ताकि वो चीज़ें भूलें नहीं, प्रैक्टिस मेरी छूटे नहीं। तो ऐसे मैंने सर उन बीच में धैर्य बनाए रखा और बाकी सपोर्ट सबका, फैमिली का, दोस्तों का मिलता रहा। तो मेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े जो है हमारे बैच में, मेंस के लिए कैसे आपको लगा कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिवम सर और ऐश्वर्या मैम के वीडियो देख के मैं जुड़ा था सबसे पहले 2023 में। तो फिर मैंने आपके उसमें एग्रीकल्चर वाले वीडियो भी देखे थे, जो डेटा वाले आप डालते थे। आपके पुराने हिंदी के भी लेक्चर्स मैंने देखे, और पुराने लोगों के फीडबैक भी 2021 बैच में जो सफल हुए थे उनके 42 लोग का इंटरव्यूज देखा और उनके व्यक्तिगत फीडबैक भी देखा। तो इन सब से मैंने तय कर लिया था कि यदि मेरा प्री निकलता है तो मैं जुड़ूंगा तो आपसे ही जुड़ूंगा, बाकी किसी से मैं जुड़ने वाला हूँ नहीं। और मैंने पहली बार कोई कोचिंग से जुड़ा मैं, और पहली बार बस सिर्फ आप ही से जुड़ा प्री के लिए, पहली बार में ही आप सफल हो गए। चलिए, आपका जो है ये चयन जो है बहुत सार्थक रहा। जी। इसका मतलब मेहनत, प्रारब्ध और भाग्य तीनों आपका जो है, हाँ सर, सब कुछ एक साथ बहुत अच्छे समीकरण से इस बार काम किया जो है। मेंस की तैयारी में जो है कितना अभ्यास करते थे लिखने का, क्योंकि आपकी शुरुआती कॉपी मुझे याद है आपको निबंध नहीं लिखना आता था जो है। पहली जब बैच ज्वाइन हो गया था तो पहला जो साप्ताहिक टेस्ट में निबंध की बारी आई थी तो पहला निबंध मिला था एआई पे और बाढ़ की समस्या पे। हाँ। तो इस पे मैंने निबंध लिखा था, कॉपी आपने ही चेक की थी जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें राइटिंग तो मेरी बहुत भद्दी थी, क्योंकि मैं 2016 के बाद 10 साल बाद दोबारा हिंदी लिख रहा था। तो कंटेंट तो मैंने थोड़ा बहुत सही लिखा था, लेकिन बाढ़ वाले टॉपिक में मैंने हेडिंग डाल के पॉइंट्स फॉर्म में अपना कंटेंट लिखा हुआ था, जिसको आपने सुझाव भी दिया था कि ऐसे नहीं लिखना है, ये चीज़ें निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो फिर मैंने दोबारा वो चीज़ कभी नहीं लिखी, और फिर राइटिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ग्रुप में डेवलप होती गई। सही बताएं मनीष जी के बारे में कि अगर इनकी आप पहली कॉपी देख लेंगे तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि ये कभी समीक्षा अधिकारी बनेंगे सचिवालय में, बिल्कुल जो ईमानदारी की बात है। लेकिन इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है बदलाव किया धीरे धीरे, और इन्होंने निरंतर अभ्यास किया। राइटिंग इनकी बहुत ही, मतलब बहुत ख़राब तो नहीं कहेंगे, जैसा इन्होंने खुद भद्दा शब्द का प्रयोग किया तो उतनी भी ख़राब नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि जो ग्रुप में और लोगों की राइटिंग थी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं थी, एक बहुत ही साधारण सी राइटिंग इनकी थी। तो इस वजह से जो है एक शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जो है थोड़ा सा कंपटीशन में डल है, लेकिन उसके बाद आप चमत्कार देखिए, पहला फुल टेस्ट हमारे ग्रुप का होता है और उसके एक टॉपर बनते हैं। तो किस तरह से खुद को इम्प्रूव किया जाता है। जो व्यक्ति निबंध की फॉर्मेटिंग न जानता हो कि उसमें हेडिंग नहीं डाली जाती है, उसमें पॉइंट वाइज ना लिख के जो है पैराग्राफ में लिखा जाता है,
और उसने पहले ही टेस्ट में जो है किया, तो कैसे आपने इस चीज़ को मेंटेन किया जो है? सर जो भी आपने सुझाव दिया था पहले निबंध में कॉपी चेकिंग के बाद, तो मैंने उसको फॉलो किया। और राइटिंग का ये इशू था क्योंकि मैंने 10 सालों में हिंदी लिखी नहीं थी, तो डेली मैं प्रैक्टिस करता था ग्रुप में, तो धीरे धीरे आदत बनती गई और राइटिंग सही होती गई। क्योंकि अक्षरों की बनावट, उनके बीच स्पेसिंग, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाती है अच्छी लिखावट के लिए। तो जो भी आप सुझाव देते थे ग्रुप में या नोट्स वगैरह में पढ़े थे, कैसे लिखना है, मार्जिन कितना रखना है ड्राफ्टिंग में, ऐसे में ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं, तो मैंने उसी पे काम किया। और बाकी लोगों की जो कॉपियाँ होती थी मैं उनको भी देखता था कि मेरे में क्या कमी है, ये लोग बेहतर कैसे लिख रहे हैं, इनको नंबर एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है। तो वही सब चीज़ें देख के सर मैंने अपने आप में सुधार किया कि जो भी ज़रूरी चीज़ें थी। आप लोगों ने ग्रुप के अलावा भी एक ग्रुप बना रखा था सेल्फ स्टडी के लिए जो है, कई लोगों ने मिलकर, तो उस ग्रुप में आप लोग क्या करते थे एक दूसरे के साथ में जो है? ग्रुप सर मेरा तो आकांक्षा मैम के साथ ही था। तो उस ग्रुप में बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती थी सारे। हम जितना भी टाइम मिला तो हम लोग पहले टेस्ट के बाद जुड़े थे, ग्रुप बना था हम लोग का। तो उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करना, निबंध में, ऐसे में, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको और मजबूत करना, यही सब चीज़ें हम लोग करते थे। और आकांक्षा मैम जो है वो व्यक्तिगत तौर पे भी वो एक बीपीओ ऑफिसर के में भी कार्यरत हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी वो इतने डेडिकेटेड, बहुत मेहनती है वो आकांक्षा जो है, बहुत मेहनत की उसने। डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करती थी, समय देती थी, समय न मिलने के बावजूद भी। तो उनको देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि आदमी इतना बिजी होने के बाद जब कर सकता है तो मैं भी 2-3 घंटा एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मुहावरा हो गया और निबंध हो गए, ये थोड़े मेरे वीक पॉइंट्स रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे शेयर करती थी। और कभी भी नकारात्मक विचार आते थे तो हमेशा वो प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी कि नहीं हम कर लेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है और प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, सुधार करने के लिए। बहुत अच्छा जो है। और जो अपने ग्रुप में टेस्ट होते थे वो रेगुलर देते थे आप? हाँ सर बिल्कुल, वो कैब के टेस्ट हो गए, मुहावरे के भी हो गए। मुहावरे के बाद में हालांकि छूट गए थे क्योंकि मैं आलेखन और निबंध पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन जनवरी की पहले मैंने नियमित तौर पे टेस्ट दिए हैं सारे चीज़ों के, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। फीडबैक जो मिलता था जी, तो वो कितना आपको रियलिस्टिक लगता था कि मतलब फीडबैक सही है, मतलब उस पर कितना काम करना चाहिए? बिल्कुल सर रियलिस्टिक था। फर्स्ट टेस्ट के बाद मुझे याद है कि फीडबैक मांगा गया था मुझसे संस्थान के बारे में, तो मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि जो आपके संस्थान के में अनुशासन है और नियमितता है और प्रैक्टिस है, रेगुलरिटी है, वो दूसरे संस्थान में नहीं है। बिल्कुल। और जो भी फीडबैक मिलते थे वो रियलिस्टिक होते थे, ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए भाई अगर तुमने अटेम्प्ट दे दिया है तो जाओ इसीलिए मैंने तुमको ये खुश करने के लिए पॉइंट्स लिख दिया कि बहुत अच्छा लिखा है। जो चीज़ें वाकई में सुधार करने लायक थी, जो चीज़ें तारीफ करने लायक थी, दोनों चीज़ें लिखी जाती थी और उसका परिणाम सबके परफॉर्मेंस में दिखता भी था। बिल्कुल। आपके कई सारे साथी जो है जो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे थे ग्रुप में, राइटिंग भी बहुत जबरदस्त थी, तो कुछ कमियां रही होंगी निश्चित रूप से, उसका उनका नहीं हो पाया है ना? तो उनके लिए निराशा भी हुई होगी, है ना? होती है सर निराशा, मेहनत करने के बाद अपेक्षित परिणाम न मिले तो बहुत निराशा होती है। मैंने हालांकि उतने प्रयास नहीं दिए पीसीएस वगैरह में, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश की थी, तो मुझे भी निराशा हुई थी जब नहीं हुआ था प्री में। तो लेकिन यही है कि कोई भी परीक्षा या कोई भी परिणाम आपकी काबिलियत और आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। और ऐसे किसी एक परिणाम से निराश होना भी नहीं चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो 10 दरवाजे भी खुलते हैं। और जो भी हम असफल होते हैं उससे हमें अनुभव भी मिलता है, हमें अपनी कमियां भी मालूम पता चलती हैं कि मैं किस वजह से पीछे रह गया और कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। गोपाल दास नीरज जी की कविता है ना कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो बस इसी पंक्तियों को हमें सार्थक करना है कि कोई भी चीज़, परीक्षा हो या कोई भी घटना हो, वो अंतिम नहीं होती है। तो यही सार्थक सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और अपनी पूरी मेहनत के साथ जो भी हमारे सपने हैं उनके पीछे लगना है। आज नहीं तो कल हमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा सर। अच्छा, निरंतरता बनाए रखना कितना जरूरी है, मतलब आपको क्या लगता है जो कि तैयारी में जो है? बिल्कुल सर, इन परीक्षाओं में निरंतरता ही आवश्यक है। धैर्य के साथ तो ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं।
क्योंकि हम एक दिन या 2 दिन या 4 दिन तो खैर इमरजेंसी में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, रिवीजन करना छोड़ दिया, तो फिर वहाँ से बात बिगड़ जाती है। कछुए और खरगोश की कहानी तो हमने सुनी है कि कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि वो तेज चलता था। लेकिन आजकल किसी को कह दिया जाए तो खरगोश पे ही दाव लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना ये है कि इससे रिलेटेड एक शायरी थी सर कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, मेरे बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। कछुआ यूं ही नहीं जीता था रेस में खरगोश से, उसकी स्पीड धीमी थी लेकिन लगातार जरूर थी। बहुत बढ़िया। तो यही सर है, निरंतरता ही आवश्यक है। लगातार हम लगे रहेंगे किसी भी चीज में तो हमें सफलता एक न एक दिन मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, आपको भी जो है, जैसे आपकी धीरे धीरे एज भी बढ़ रही होगी, परिवार का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, बहुत सारे रिश्तेदार और लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ भी अब लोग सामने तो करेंगे नहीं, पीठ पीछे या आपस में बातों बातों में ही करते थे। क्या कहते थे? अब मैं बता रहा हूँ सर, मैं ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ हर लेवल पे, स्कूल में, कॉलेज में। तो सब लोगों की उम्मीदें भी थी मुझसे। तो लेकिन जब परिणाम आने में देरी होने लगी तो लोग बोलते थे कि ये तो टॉपर था, अभी तक बैठा, मैंने घर से तैयारी की है, तो इसके लिए भी बोलते थे कि इलाहाबाद नहीं गए पढ़ने, है ना, बाहर नहीं गया, इतना सारे कोर्स करने के बाद, इतना तेज होने के बाद भी घर पे बैठ गया है, कुछ कर नहीं पाया है। इससे पीछे रहने वाले आज कमा रहे हैं, आगे निकल गए। तो मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होता था, मैं शांत रह जाता था, मुस्कुरा देता था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा परिणाम उन लोगों को जवाब देगा। और आपने जवाब दिया भी, जबरदस्त जवाब दिया जो है ना। पहला प्रयास जो है समीक्षा अधिकारी आपने निकाल लिया, इससे ज़्यादा बड़ा जो है और क्या हो सकता है। तो जो है परिवार में अब लोगों की क्या उम्मीद है कि अभी आगे पढ़ोगे, अभी कोई तैयारी करोगे, या मतलब खुद से क्या सोच रहे हो? जो है इन परीक्षाओं में सर परिवार का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे माता पिता ने भी बराबर हमेशा सहयोग किया, दीदी लोग ने भी सहयोग किया, और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे बड़े भाई ने किया जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। वो व्यस्त होने के बावजूद भी हमेशा फ़ोन कॉल करके हालचाल लेते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और परिणाम आने के बाद भी उन्होंने कहा कि अभी रुकना नहीं है, अभी आगे पीसीएस में और यूपीएससी में ट्राई करना है। अच्छा जी, सब लोगों ने यही बोला है, तो मैं ज़रूर उनकी बात को सार्थक तरीके में लूँगा और आगे ज़रूर प्रयास करूँगा। और इस जर्नी में सर हमारे दोस्तों का भी योगदान रहा है, जैसे अमित, युवराज, रमाकांत, अंकित, पवन, रवि, शुभांशु, ये सब लोगों ने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया है। ये लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं कि कोई मेरे साथ हो या ना हो, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा सकारात्मक रूप से मुझे आगे बढ़ाते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे, क्योंकि ये मेरी काबिलियत जानते थे, इनको संदेह नहीं था। ये लोग हमेशा बोलते थे कि आज नहीं तो कल चयन होना है, अधिकारी बनना ही बनना है। और आज यही सब लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं और मुझे खुशी है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे मित्र मिलना भी आज के समय में थोड़ा सा कठिन हो गया है। अब तो वैसे भी मित्रता बहुत सीमित होती जा रही है। जैसे आपने 5-6 नाम गिना दिए, अभी आप किसी से बात करिए खासकर शहर में, तो हो सकता है वो 2 नाम या 3 नाम से ज़्यादा ना गिना पाए, जो है ना। तो थोड़ा सा एकाकीपन भी लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। मैं सर खुद इंट्रोवर्ट रहा हूँ, तो मेरे इतने ज़्यादा दोस्त जिनके मैंने नाम लिए हैं यही लोग हैं, इन्हीं से मेरा संपर्क रहा है। बाकी कुछ लोगों से संपर्क नहीं रहा है, लेकिन जो भी लोग हैं अच्छे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो सफलता में आपकी जो है परिवार का, दोस्तों का जो है एक अहम योगदान रहा है, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि जीवन में जो है क्या आपने ऐसा मतलब अलग किया, या जो है आपने कुछ ऐसा प्रयास किया जो आपको सफल बनाने में जो है काफ़ी हद तक मदद मिली? जो है सर अलग मेरा ये खुद का मानना है कि मेरा भटकाव अपने लक्ष्य से कभी नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने मैंने आपको बताया ना कि बीएड मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का बिहार में या कहीं भी मैंने फॉर्म तक एक बार भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे इसी लक्ष्य में आना था, इसी लाइन में आना था। अच्छा। घर के लोग बोलते भी थे कि उसका चयन हो गया है टीचर में, उसका चयन हो गया है। हमारे दोस्त भी बोलते हैं। बीएड वालों का तो ये माना जाता है कि टीचिंग जरूर उनको भरना है उनको। हाँ। और मैंने विकल्प के तौर पे किया भी था, तो सब लोग चाहते थे कि मैं कर लूँ, इनकम का एक सोर्स हो जाए, उम्र बढ़ रही है। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं उस फील्ड में गया तो इस फील्ड के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं इसी फील्ड में अनवरत लगा रहा, थोड़ा सा विलम्ब नहीं लगा, अब पेपर लीक हो गया, इस वजह से 2-3 साल खींच गए इसमें, नहीं तो और जल्दी परिणाम आया। हाँ, थोड़ा सा बताने में भी ये लगता है ना कि 2023 वाले में हमारा सिलेक्शन हुआ है, आज हम 2026 में बैठे हैं। इतनी बड़ी 3 साल तो कौन सी परीक्षा चलती है, ये समझाना भी लोगों को मुश्किल है। तो ये भटकाव भी नहीं हुआ, और थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक भी रहा हूँ, तो भगवान के भजन सुनना, प्रेमानंद जी के सत्संग सुनना, तो
कभी हताश निराश होता था, तो इन सब से प्रेमानंद जी तो आज इस कलयुग के जो है मतलब सबसे महान संतों में से एक हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व शायद जो है इस समय तो वर्तमान में मुझे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो सीधी और स्पष्ट बात करते हैं और कोई भी जो है ना कोई तंत्र मंत्र बताना ना कुछ और बताना, सीधा कहते हैं कि अगर भगवान से प्रेम है तो उनका जो है नाम किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो अपनी बात बोलते हैं, सही है। और वो उपाय नहीं बताते। जैसे लोग जो है उनके पास चले जाओ कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमारा दुर्भाग्य है, तो कोई ना कोई जो है किसी न किसी प्रकार का लोग उपाय बताते हैं कि ग्रह स्थिति ठीक कर लो, ऐसा कर लो। मुझे याद है कि एक बार एक महिला गई थी उनके सत्संग में, तो उन्होंने बोला बाबा जी मुझे कमर में दर्द है तो हाथ फेर दीजिए सही हो जाए। तो बोले कि बाबा जी क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाइए। यही तो कहते, तो बहुत स्पष्टवादी है। अब उनका सही है कि अगर शरीर में कोई व्याधि है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसको देखेगा। उसका संत महात्मा क्या करेंगे, जो है ना चिकित्सक के पास जाइए। ज्यादा से ज्यादा भारतीय संस्कृति में उसके लिए आयुर्वेद है, आयुर्वेद को अपनाइए। बिल्कुल सर। तो प्रेमानंद जी से आप काफी प्रभावित हैं? हाँ सर, पिछले साल मैं गया भी था उनके दर्शन करने। अच्छा, दर्शन हुए थे? जी, पद यात्रा में मैं 2 बजे रात में ही पहुंच गया था, 4 बजे वो आए थे सामने, तो दर्शन भी हो गया था। हाँ। और सत्संग भी मैं जब भी थोड़ा सा हताश निराश होता हूँ तो सुन लेता हूँ। बाकी जहाँ से भी उनको सुनने को मिल जाए मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ सर। उनको सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है ना। और मेंस की तैयारी जब आप कर रहे थे तो कितना आंसर राइटिंग कितना करते थे, मतलब लिखने और पढ़ने का क्या रेशियो रहता था? सर मैंने अपने लेखन पे ही ज़्यादा काम किया, क्योंकि पढ़ने का जीएस मैंने 2-3 सालों में इतना पढ़ लिया था कि मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं इसमें औसत से अधिक प्रदर्शन करूंगा। और हुआ भी वही कि जीएस में जहाँ तक मुझे याद है आपकी आंसर की से मैंने मैच किया था तो 85 से 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ओवरऑल हिंदी को मिला ले तो 145 से 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे मेंस में। जी, तो ये था। और ओवरऑल कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेंस में? ओवरऑल सर मुझे जहाँ तक आइडिया है 275 या 280 का राउंड होगा। अच्छा जी। और ये जो प्रीलिम्स हुआ था जी, उसमें कितना आपको आया होगा नंबर, जो कितना टोटल जो है? प्रीलिम्स में सर मैं जब एग्जाम हो गया था तो मेरी आदत रही है शुरू से कि कोई भी एग्जाम मैं देता हूँ तो मैच नहीं करता हूँ। अच्छा। एग्जाम देने के बाद आंसर की आने के बाद कि ये मेरे सही है। हाँ। क्योंकि आयोग कुछ आंसर चेंज भी कर देता है, कुछ हटा भी देता है। तो जब रिजल्ट आता है तब मैं देखता हूँ कि मेरा नाम इस सूची में है, अगर है तब मैं मैच करता हूँ कि मेरे ये क्वेश्चन सही थे। तो प्री में जब रिजल्ट आ गया था, जब उस समय हम लोग प्रैक्टिस करते थे आपके ग्रुप में, तो सितंबर वगैरह में रिजल्ट आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो अगस्त में प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। हाँ। शायद 16 अगस्त से शुरू हुई थी जहाँ तक मुझे डेट याद है। तब मैंने मैच किया था तो हमारे 163 के अराउंड मार्क्स थे उसमें। अच्छा। प्रीलिम्स में सर। तो अभी तक जितने लोग हमारे यहाँ इंटरव्यू में आए हैं या जिनसे भी बात हुई है उनमें हाईएस्ट मार्क्स जो है आप अपने बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि 161, 155 इस तरह के मार्क्स जो पहले लोगों ने बताए हैं। और जिस तरह से आपकी जीएस और जीके पे कमांड है, निश्चित रूप से आपको ये डिजर्व करते हैं कि आपका जो है ये होना चाहिए। आपके संस्थान का सर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने जो भी बताया अनुशासन और डिसिप्लिन और ये रेगुलरिटी जो थी, बाकी ग्रुप में प्रैक्टिस तो होती है लेकिन ऐसे नहीं होती है। और उसमें से वास्तविक फीडबैक मिलना कि जो अपेक्षित सुधार है, जो अपेक्षित आपने परफॉर्मेंस दिया है, वो रियल फीडबैक मिलता था। ऐसा नहीं कि किसी को निराश करने के लिए या खुश करने के लिए। 2023 का बैच जो है मतलब हमारा अब तक का सबसे व्यवस्थित बैच भी रहा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा 600-700 के करीब स्टूडेंट्स थे और 250 से 300 लोग एक्टिवली रोज कॉपी लिख के भेजते थे ग्रुप में। कुछ छुपे रुस्तम भी थे जो मतलब ग्रुप में नहीं भेजते थे, वो सेल्फ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हाँ 250 कापियाँ कम से कम जो है डेली रोज आती थी और रोज चेक होती थी। प्रैक्टिस का सर ये फायदा हुआ कि राइटिंग का तो आपने बताया ही कि पहले कैसी थी बाद में कैसी हो गई। और थोड़ा सा मुझे स्पीड का भी था। ड्राफ्टिंग तो मैं कर लेता था अच्छे से पूरा सुंदर लिख के। निबंध में थोड़ा सा होता था कि सोच के लिखना, उसमें सारी चीज़ें कविता उद्धरण और फैक्ट्स डेटा ये सब मेंशन करना, तो मुझे थोड़ा सा डर रहता था कि टाइम लिमिट्स में कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो गई थी, आत्मविश्वास इतना था कि एग्जाम में मैं 10 मिनट पहले ही सारी तीनों निबंध लिख के मैं बहुत बढ़िया बैठ गया था। और फिर मैंने एनालिसिस भी किया कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। बहुत अच्छा जो है पूरा सर आपके संस्थान का सहयोग रहा है। मैं पहली बार किसी संस्थान से जुड़ा किसी भी एग्जाम के लिए, और उसका परिणाम आज आपके सामने मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं बहुत बहुत हमको भी खुशी है।
अच्छा, आप जब ग्रुप में टेस्ट हुए, 3 मेजर टेस्ट हुए जी। है ना, फुल टेस्ट जिसको हम कहेंगे, जी। तो उनमें क्या क्या रैंक आप लाए थे जो है? तो पहले टेस्ट में तो पहली रैंक थी मेरी। हाँ। और दूसरे टेस्ट में मुझे चौथी रैंक थी, और थर्ड वाले में थर्ड रैंक थी। अच्छा। हालांकि डिफरेंस 4 नंबर, हाँ, 3-4 रहते नंबर थे सब लोग, उतना ही पे ही था जो है सभी का, 1-2 नंबर पे ही जो है। तो यही रैंक थी। और बाकी लोग जो भी टॉप 20 तो इस परफॉर्मेंस से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता होगा ना, हाँ कि सर, हाँ मैं बिल्कुल, ठीक कर रहा हूँ, सही बिल्कुल दिशा सर। में कर रहा हूँ। 250 लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें अगर आप टॉप 5 में आ रहे हैं तो आत्मविश्वास को बूस्ट तो करेगा ही करेगा। तो उससे आत्मविश्वास काफी मिलता था। और कॉपियां आपको याद होगी, क्या शानदार कॉपियां ग्रुप में आती थी। बिल्कुल सर। मैं खुद ही देखता रह जाता था कि भैया इस बार के लोग हमको कहाँ से मिल गए, ऐसे इतनी बढ़िया लिखने वाले लोग जो है, मजा आ जाता था कॉपियां इस चीज़ का ये फायदा हुआ कि मैं तो डेली ड्राइव में जो भी फोल्डर में कॉपी अपलोड होती थी, चाहे वो टेस्ट की हो या डेली ड्राफ्टिंग और निबंध की कॉपी, तो मैं जरूर देखता था। हाँ। कि उनसे मैं जो भी टॉप 20 में है, क्या मैं अपने में सुधार कर सकता हूँ, उन्होंने क्या ऐसा अच्छा लिखा है कि उनको नंबर मिले हैं। कविता, उदाहरण, ये सब मेरे थोड़े कमज़ोर पॉइंट रहे हैं, तो मैं कोशिश करता कि जो उन्होंने लिखे हैं मैं उसको या तो कॉपी कर लूँ या उससे सीख के अपने में भी उस चीज़ को मेंशन करूँ। यही हमारे ग्रुप प्रैक्टिस का जो है उद्देश्य भी हमेशा रहता है कि जब 300-400-500 लोग ग्रुप में हैं, मान लीजिए 250 लोग भी कॉपी अपनी भेज रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 10 कॉपी भी पढ़ लेते हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट है, ये अच्छा लिखते हैं, है ना, तो आप अगर उनकी रेगुलर कॉपी पढ़ रहे हैं, आपकी दूसरा पढ़ रहा है, तो एक दूसरे की अच्छी बातें, कमियां और मार्किंग पे पता चलता है कि इस सर ने इनका नंबर काटा है तो क्यों काटा है, वो गलती हमको खुद नहीं करनी है। तो दूसरे को देख के सीखना जो है, यही एक मोटिव था जो है कि हम लोग ओपन टेस्ट करते थे ग्रुप में जो है। ड्राफ्टिंग में पहले टेस्ट में मुझे याद है कि व्याख्या वाला जो पार्ट होता था, हाँ। उसमें मुझे 4 में से 1.5 नंबर ही मिले थे और बाकी लोगों को 2.5 और 3 तक भी मिले थे। तो मैंने पूछा भी था पर्सनली सर से, जिन्होंने भी कॉपी चेक की हो, तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि व्याख्या आपने ठीक लिखी है, लेकिन जो उसका मोटिव है, उद्देश्य है लाइन्स को एक्सप्लेन करने का, वो आपने न्याय नहीं किया उसके साथ। तो इसलिए सुधार के लिए आपको आज वो सर जो है पीसीएस अधिकारी हैं 2024 वाले बैच में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के मैं यही देख पा रहा हूँ आपके साथ जो है कि आपका लेखन शुरुआत में बहुत कमजोर था जब आप जुड़े थे। बिल्कुल सर। और उसके बाद आप बिल्कुल हीरे की तरह चमक के आज यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हमको जो इस बात से जो है। अब आगे जो है आपको पीसीएस तैयारी करनी है। हाँ सर, पीसीएस पे पूरे जोरों शोरों से लगना है, क्योंकि उसका मैंने प्रयास 1-2 दिया। आपने एक मेंस दिया था पहले इससे? नहीं सर, मेंस वहाँ का नहीं था, बिहार वाला था। अच्छा अच्छा। तो प्री इसका मैंने 1-2 बार दिया है, तो पूरे तैयारी के साथ दिया नहीं है। तो इसलिए अब उसमें पूरी शिद्दत के साथ लगना है, क्योंकि अब मेरा अगला टारगेट वही है। और ये इनकम या सैलरी या जो भी करियर स्टेबिलिटी की बात होती है, वो मेरी अपनी फिक्स तो हो गई है इस जॉब के साथ। अब इसमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा, तो मैं पूरा ईमानदारी से मेहनत कर। नहीं, मैं आपको मनीष ये कह रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है ना, मैं उसको बहुत क्लियर कट, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के साथ अनुभव होता है, उसके आधार पर मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि अगर आपने 1 साल निरंतरता बना ली, जिस निरंतरता से आप अभी तक चले हैं, है ना। दिसंबर में एग्जाम है 2026 के पीसीएस का, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और आपका जीएस आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, जो कि पीसीएस के लिए बहुत अच्छी बात है ना। आपको अभी से जो है क्या है, केवल मेंस पे शुरुआत करनी चाहिए, है ना। जो 6 पेपर हैं उनकी आंसर राइटिंग करिए। हमारा भी बैच है, ग्रुप है, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हाँ सर, आपसे जुड़। हाँ, हृदय सर से बात करके अपने आप को इनरोल करा लीजिए उसमें जो है, और उसमें अच्छी प्रैक्टिस करिए। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक बार फिर आपका इंटरव्यू लें जो है, उसी सीट पे आप बैठे हमारे साथ जो है, एक पीसीएस अधिकारी के रूप में। तब बताने में एक और गर्व होगा कि आपकी जो है जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्योंकि हमारे कई सारे समीक्षा अधिकारी हमारे बैच से ऐसे हुए हैं, 16 वाले बैच में, 21 वाले बैच में, जो आज एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं। तो निश्चित रूप से गर्व तो होता ही है इस चीज़ को लेके जो है। मेंस राइटिंग की सर थोड़ी सी समस्या है, बस उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पूरे ईमानदारी के साथ मैं कभी पीसीएस में लगा नहीं हूँ। तो अब मैं नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आपने एक लक्ष्य बनाया कि हमको समीक्षा अधिकारी बनना है, और आपने कुछ नहीं देखा उसके अलावा, ना आपने कोई टीचिंग का फॉर्म भरा, ना कोई इधर उधर का फॉर्म भरा, और आपने जो है पहले वार में समीक्षा अधिकारी अच्छी रैंक के साथ, 59th रैंक है ना साहब आपकी? जी सर। हाँ, तो 59th रैंक के साथ जो है आपने क्लियर कर लिया। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर आप पीसीएस को एक ध्येय बना के लगेंगे, तो निश्चित रूप से जो है पीसीएस भी आपका जो है अच्छा क्रैक होगा जो है।
मेरे एक दोस्त है सर, उनका डिप्टी जेलर के पद पे चयन हुआ है, साथ अच्छा। में हाई स्कूल के साथ पढ़े हैं, तो उससे भी एक प्रेरणा मिली कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों हाँ, नहीं कर सकते हैं। पीसीएस कोई ऐसा नहीं है, समीक्षा अधिकारी भी बहुत कठिन है। वो आप सफल हो गए तो आप उसको आज आसान बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जो है उसको पार कराए हैं। हाँ, लेकिन जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समीक्षा अधिकारी भी बहुत कठिन है। जी सर। है ना, बस ये कि पीसीएस में चरण ज़्यादा है, थोड़ा सा जो है उसका विस्तार ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स का जो है इतना ही अंतर है, बाकी कठिनाई में कोई कमी नहीं। ये भी समीक्षा अधिकारी भी एक चैलेंजिंग टास्क है अपने आप में। जो है आपके साथ कई कितने सारे लोग जो है बहुत अच्छा करते हुए नहीं हो पाया, उनको जो है अब उनको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। परिणाम में तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी निराशा हुई थी कि अपने साथ के जो भी टॉप 20 30 लोग थे उनका तो बनता था, क्योंकि उन लोग की सारे चीज जीएस हो या हिंदी हो या लेखन हो या निबंध हो, सारे में उनके मार्क्स अच्छे आते थे। तो अगर वो लोग भी अपने साथ रहते तो खुशी चौगुनी बढ़ जाती। तो थोड़ी सी निराशा मुझे भी हुई थी सर, क्योंकि वो सब लोग पीछे छूट गए, लेकिन मेहनत उन्होंने किया है तो क्या पता इससे बेहतर चीज़ उनको मिल जाए या अगले वैकेंसी में वो लोगों को चांस मिले। तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, बस ये है अपने समय की बात है। समय जब आएगा तो मेहनत की आपकी और तगड़ी भी हो जाएगी और उसका परिणाम भी आपको पॉजिटिव रूप में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी के साथ जो है बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप भी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे होंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने बाबा के द्वारा दिखाया गया एक ध्येय था, एक पथ था, एक सपना था, और उसको जो है इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही निरंतरता, इनकी जो जर्नी है सफलता की, उसमें एक निरंतरता शब्द का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग की जो है मुझे ज़रूरत है, क्योंकि निरंतरता इन्होंने कहीं नहीं खोई अपनी। चाहे प्रीलिम्स रद्द हुआ, फिर जो है दोबारा हुआ, फिर मेंस में इतना समय लगा, 3 साल जो है ये एग्ज़ाम बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी बन के रह गया, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने ना कहीं से अपने संघर्ष में, ना कहीं से अपनी मेहनत में कमी छोड़ी जो है। तो अब जो है हम आशा करते हैं कि इनका जो है भविष्य और उज्जवल हो, पीसीएस जैसे एग्जाम्स आप निकालें। डिकोड एग्ज़ाम के सभी दर्शकों के साथ में डिकोड एग्ज़ाम की पूरी टीम की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। तो आज का ये इंटरव्यू यहीं पर विराम देते हैं, फिर जो है किसी अगले सफल अभ्यर्थी के साथ हम लोग जो है फिर मिलेंगे। और समीक्षा अधिकारी अगर बनना है और आपने ये सोच लिया है कि समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं उसका परिणाम भी आप देख ही रहे हैं लगातार, कि जितनी ईमानदारी से हम आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं उतना शायद ही कोई और करवा पाए। तो आप हमारे पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।